हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल परिहार कॉमर्स क्लासेस। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि हर बच्चे को इसमें कई भी बातें समझ में आ जाएं। इफ़ यू हैव मिस्ड माय प्रीवियस वीडियोस, डोंट वरी, इन द डिस्क्रिप्शन आई हैव शेयर्ड माय चैनल प्लेलिस्ट लिंक where you will find all my videos in one place, and don't forget to subscribe my channel for latest updates। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे सेकंड चैप्टर 11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर, जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको एग्जांपल नेहा का, जो कंफ्यूज थी कि उसे किस टाइप के बिज़नेस में जाना चाहिए, किस फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्ट करना चाहिए। तो ये चैप्टर को जब हम पूरा पढ़ेंगे तो हम आंसर दे पाएंगे, उसकी कन्फ्यूज़न दूर कर पाएंगे कि उसे किस टाइप के फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ उसको जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, और इसमें हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप एक फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि बिज़नेस करने का एक तरीका है, और इसके बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर कोई इंडिविजुअल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा कि वो किस फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्ट करता है। और इस चीज़ के लिए, यानी कि इस डिसीजन के लिए उसे पता होना चाहिए कि उसके पास ऑप्शंस कितने हैं, यानी कि कितने टाइप के बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें से वो किसी एक को ऑप्ट करेगा। और उसके लिए उसे क्या करना चाहिए कि सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, और जितने भी ऑप्शंस हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स, उनके मेरिट्स, यानी कि फ़ायदे क्या होंगे अगर उस बिज़नेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्ट करता है, तो उसके डीमेरिट्स क्या होंगे, यानी कि नुकसान क्या होंगे अगर वो उस फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्ट करता है। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर के अंदर में वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, और उनके फीचर्स, उनके मेरिट्स, उनके डीमेरिट्स के बारे में है, ताकि हम जान पाएँ कि हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं और उन ऑप्शंस के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो जो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिज़नेस है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप को। जैसे कि इसका नाम ही है सोल प्रोप्राइटरशिप, तो सोल का मतलब होता है सिंगल, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है बिजनेसमैन। यानी प्रोप्राइटर का मतलब बिजनेसमैन होता है, और बिजनेस करने वाला जो होता है उसे प्रोप्राइटर कहते हैं। तो उसको सोल प्रोप्राइटर भी कहते हैं, और सोल प्रोप्राइटर का मतलब हो गया सिंगल बिजनेस ओनर। और इसकी मीनिंग जो है यहाँ पे दी हुई है, इसको अगर हम पढ़ें यहाँ पे, जो जेएल हैंसन ने दी है, सोल ट्रेडर इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, फॉर बेयरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। यानी कि वो सिंगल पर्सन जो बिजनेस के अंदर में होने वाले सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो कैपिटल अरेंजमेंट की बात हो, यानी कि उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो मनी चाहिए, जो फंड चाहिए, रिसोर्स चाहिए, उनको अरेंजमेंट की बात हो, उसके अंदर में होने वाले रिस्क की बात हो, जैसे कि हमने बिज़नेस रिस्क में पढ़ा था, वो सारे रिस्क वही बियर करता है। और जितना भी मैनेजमेंट होता है, मतलब हर चीज़ को देखना, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, परचेज से रिलेटेड हो, या फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हो, हर चीज़ को वही अकेला देखता है। तो इस टाइप के बिज़नेस को सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसमें देखिए फीचर लिखे हुए हैं सारे, मैं इनको एक एक करके डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। पहला फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोज़र। फॉर्मेशन का मतलब है कि ये स्टार्ट कैसे होता है, और क्लोज़र का मतलब है कि एंड कैसे हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करते हैं तो उसकी फॉर्मेशन बहुत आसान है, कुछ सिंपल लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, और कहीं कहीं पे हमें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, और हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फॉर्म हो जाता है। अगर हम देखें हमारे आसपास जितने भी बिज़नेसेस हमें देखने को मिलते हैं, उनमें से ज़्यादातर बिज़नेसेस
सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं और ज़्यादातर ये स्मॉल लेवल पे काम करते हैं और अकेला इंसान होता है तो सभी चीज़ों को हैंडल कर लेता है। क्लोज़र की अगर बात करें तो अगर बिजनेसमैन की विल है, विश है कि उसे क्लोज़ कर दें तो वो क्लोज़ हो जाता है। यानी ये स्टार्ट भी बिजनेसमैन के विश पे होता है और ये क्लोज़ भी बिजनेसमैन के विश पे हो जाता है। यानी कि अगर वो चाहे तो उसे स्टार्ट कर सकता है और चाहे तो उसे बंद कर सकता है। कुछ सिंपल लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं और बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है और क्लोज़ भी हो जाता है। फिर बात करते हैं इसके सेकंड फीचर की, जो है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा। लायबिलिटी का मतलब होता है हमारी ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स आउटसाइडर्स, यानी कि हमें जो बाहर वाले जो लोग हैं उनकी तरफ जो हमारे, अगर हमने उनसे कुछ पैसा उधार लिया है तो वो पैसा हमें वापस करना पड़ता है, तो इसे ऑब्लिगेशंस कहते हैं, तो उनको कहते हैं लायबिलिटीज़। तो इस बिज़नेस के अंदर में, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर में, जो लायबिलिटी होती है उस सोल प्रोप्राइटर की, यानी सिंगल बिजनेसमैन की, वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है कि अगर उसने कोई पैसा उधार लिया है किसी से तो वो पैसा उसी को ही वापस करना पड़ेगा, और जब तक कि वो पैसा वो वापस नहीं करता है, और अगर ज़्यादा टाइम तक कि वो नहीं करेगा, तो वो जिसने उसको उधार दिया था वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी ले सकता है। तो इसीलिए इसके अंदर में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि वो लायबिलिटी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि वो उसकी पेमेंट नहीं करता है। अगर पेमेंट नहीं करेगा तो लायबिलिटी लगातार बनी रहेगी और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक को लिया जा सकता है। फिर आता है थर्ड पॉइंट इसका, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। यानी कि उसके बिजनेस के अंदर होने वाले जितने भी रिस्क हैं वो सारे रिस्क को वो अकेला ही बियर करता है, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर से आया हो, जो भी रिस्क के बारे में हमने पढ़ा था, चाहे वो मैनमेड रिस्क हो, वो सारे रिस्क को अकेला ही बियर करता है। और सोल रेसिपिएंट होता है प्रॉफिट का, यानी कि अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तो वो प्रॉफिट भी वो अकेला ही इंजॉय करता है। तो अगर रिस्क अकेला बियर कर रहा है तो प्रॉफिट भी अकेला ही इंजॉय करेगा। फिर आता है कंट्रोल। कंट्रोल की अगर बात करें तो कंट्रोल में क्या होता है कि क्योंकि अकेला बिजनेसमैन है, सभी चीज़ों को अकेला हैंडल कर रहा है, सारे मैनेजमेंट को देख रहा है, तो बिज़नेस के ऊपर फुल कंट्रोल होता है इसका। यानी कि दूसरा कोई भी उसके बिज़नेस को कंट्रोल नहीं करता है, ये अकेला ही अपने पूरे बिज़नेस को कंट्रोल करता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, नो सेपरेट एंटिटी। तो जैसे अकाउंटेंसी में हमने पढ़ा था कि बिज़नेस और जो बिज़नेसमैन होता है वो सेम एंटिटी होता है, यानी सेम चीज़ें मानी जाती हैं अकाउंटेंसी के अंदर में। तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिज़नेस होता है तो वहाँ पे बिज़नेसमैन को और बिज़नेस को, दोनों को एक ही माना जाता है। यानी कि अगर कोई भी तरह का लॉस हो रहा है तो उसमें नाम बिजनेसमैन का ख़राब हो जाता है, और अगर कुछ भी प्रॉफिट होता है तो अकेला ही उसको एंजॉय करता है। तो इस तरीके से अलग अलग नहीं है, इसमें बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों क्या है, सेम है। फिर आता है नेक्स्ट, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब है कि अगर मान लेते हैं सोल प्रोप्राइटर जो है वो बीमार हो जाता है या किसी तरह की उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो बिज़नेस है उसे रोकना पड़ जाता है, यानी कि उसकी कंटिन्यूटी रुक जाती है। वो एक दिन नहीं जाएगा काम करने के लिए तो क्या हो जाएगा, दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी नहीं बन रही है, यानी कि लगातार बिजनेस नहीं चल रहा है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो अकेले एक बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड रहता है, वो नहीं आया तो बिज़नेस रुक जाएगा। तो ये थे फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब बात करते हैं मेरिट्स की। मेरिट्स का मतलब होता है फ़ायदे, एडवांटेजेस। यानी कि अगर कोई इंसान सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को ऑप्ट करता है तो उसे फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं, तो पढ़ते हैं इनके फ़ायदों को। पहला जो इसमें मेरिट है वो है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब सिंगल पर्सन है जो अपने बिज़नेस को ऑपरेट कर रहा है, बिज़नेस को चला रहा है, तो उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इस चीज़ के लिए मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। वो अकेला इंसान है और हर तरीके के डिसीजन वो अकेले ही लेने वाला है। इसीलिए जो डिसीजन लेना होता है, क्योंकि पूछना नहीं होता किसी से, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना होता है, तो क्विकली डिसीजन हो जाते हैं। फिर आता है सेकेंड पॉइंट, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन।
कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि अब वो इन्फॉर्मेशन कितनी रुकी हुई है उसके पास तक, यानी कि वो ट्रांसफ़र नहीं होती इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कहते हैं बातों का लीक होना, तो बातें लीक नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि वो अकेला इंसान है, सारे बिजनेस को अकेला चला रहा है। तो जितने भी उसके अंदर काम हो रहे हैं, जितने भी चीज़ें हो रही हैं, वो सिर्फ उसी को ही पता है, क्योंकि दूसरा कोई भी उसका पार्टनर वहाँ पे नहीं है जिसके साथ वो उसको शेयर करे। तो वो सब कुछ जानता है बिजनेस के बारे में, और किसी भी तरह से वो इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे के पास तक की नहीं पहुँचती है। तो इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके मेरिट की, वो है थर्ड, डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब होता है कि अगर वो अच्छा काम करेगा तो प्रॉफिट सीधे उसी को ही मिलेगा, क्योंकि अकेला वो इंसान काम कर रहा है, और अकेले काम करने की वजह से जो भी उसने डिसीजन लिए हैं अगर वो सही होंगे तो उसका फ़ायदा डायरेक्ट उसी को मिलने वाला है, दूसरा कोई भी उसका फ़ायदा नहीं ले सकता है। फिर आता है नेक्स्ट, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, यानी कि अब उस अकेले इंसान ने बिज़नेस को स्टार्ट किया, मेहनत करी, अपना दिमाग लगाया, बिज़नेस को आगे बढ़ाया, तो क्या हो गया कि उसके जो उसने काम किया अगर वो फ्रूटफुल हो जाता है, वो उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, तो क्या होगा, उसे अकॉम्प्लिशमेंट मिलेगी, यानी कि उसको अंदर से एक महसूस होगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो उसको कहते हैं सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। फिर आता है नेक्स्ट इसका ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसे जितना आसान उसको ओपन करना है, फॉर्म करना है, उतना ही आसान उसको क्लोज करना है। ये सब किसके ऊपर डिपेंड होता है, उसकी विश के ऊपर, उसके वांट के ऊपर। अगर वो चाहता है कि ओपन करे बिजनेस को तो ओपन हो जाएगा, अगर वो चाहेगा कि क्लोज हो जाए तो क्लोज भी हो जाएगा। अब आती है बात लिमिटेशंस की, यानी कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बिजनेस को ऑप्ट करते हैं तो आपको नुकसान क्या क्या होने वाले हैं। तो पहला नुकसान जो आपको पता होना चाहिए वो है लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि अकेला इंसान है, पैसा उसे इकट्ठा करना है तो उसे या तो पैसा उसके पास खुद होगा, या तो बोरो करेगा, या तो किसी अपने दोस्त से मांगेगा, रिश्तेदार से मांगेगा। तो फिर भी कुल मिला के अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो वो कहीं ना कहीं से इकट्ठा करते हैं, ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है। अकेला इंसान ये सब चीज़ें करने के बाद भी उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता है, तो इसीलिए कहा जाता है लिमिटेड रिसोर्सेज। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी दिन बिजनेसमैन बीमार पड़ जाता है तो उस दिन दुकान को बंद करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर बिजनेसमैन का आगे कोई नहीं है, तो अगर बिजनेसमैन उस टाइम पे मर जाता है तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। फिर आता है नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि जो बिजनेसमैन है अगर उसने पैसे उधार लिए हैं किसी आउटसाइडर से तो वो पैसा उसको वापस करना ही करना पड़ता है। इन केस अगर वो पैसा वापस नहीं कर पाता है तो उसकी पर्सनल एसेट्स तक की उसको वापस देने पड़ेंगे अपना पूरा पैसा चुकाने के लिए। जब तक कि वो पूरा पैसा नहीं चुकाएगा तब तक कि जो जिसने उसको उधार दिया है वो उसको पैसा वापस लेके ही रहेगा उससे। तो इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी देना उसी को ही पड़ेगा, सोल प्रोप्राइटर को ही पैसा वापस करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से करे। फिर आता है नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। मैनेजरियल का मतलब होता है मैनेजमेंट से, जो मैनेजर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं किसी भी बिजनेस को। तो एक जो सोल प्रोप्राइटर होता है, हो सकता है कि उसे सेल्स के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज हो सकता है उसे परचेज़ के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो सकता है उसे फाइनेंस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो, मार्केटिंग के बारे में हो, एडवर्टाइजमेंट के बारे में हो। लेकिन एक इंसान के पास इतनी सारी नॉलेज एक साथ होना ये काफ़ी रेयर माना जाता है, और इसीलिए कहते हैं कि सोल पार्टनरशिप के अंदर में जो मैनेजरियल एबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि एक इंसान के पास इतनी सभी चीज़ों की नॉलेज आसानी से नहीं हो पाती है। फिर आता है तो ये सारे के सारे जो लिमिटेशन हमने पढ़ा, मेरिट हमने पढ़ा, फीचर्स हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, उसके मेरिट्स क्या होते हैं और उसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। तो अब अगर
कोई इंसान चाहता है कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को करे, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद वो आसानी से डिसीजन ले सकता है कि उसे इस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या उसके पास और कौन से ऑप्शन है उनको वो जानेगा। तो वैसे तो मेरे ख्याल से पहले हमें सारे ऑप्शंस को चेक कर लेना चाहिए कि क्या ऑप्शंस हैं, क्या फ़ीचर हैं उसके, क्या मेरिट हैं, क्या डीमेरिट हैं, तब हमें किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ नेहा भी इसी कन्फ्यूज़न में है कि उसे क्या करना चाहिए। तो सोल प्रोप्राइटरशिप वो कर रही थी, अब उसके बाद और क्या ऑप्शंस हैं, तो ये दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अब इंडिया के अंदर में नहीं चलता है, पहले ये चला करता था, बहुत पुराना बिजनेस को माना जाता है। इसके अंदर में क्या होता था कि एक हिंदू फैमिली होती थी, वो हिंदू फैमिली किसी एक बिज़नेस को काफ़ी लंबे टाइम से कर रही होती थी, और जनरेशन टू जनरेशन वो बिज़नेस जो था वो कैरी ऑन होता चला जा रहा था। और जो सबसे बड़ा आदमी होता है इसके अंदर में, यानी सबसे एजेड पर्सन जो होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, पहले हालांकि फ़ीमेल को उतना ज़्यादा नहीं दिया जाता था इसके अंदर में तवज्जो, लेकिन उसके बाद जब 2005 के बाद जब एक एक्ट पास हुआ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 उसको कहते हैं, उसके बाद से जो मेल और फीमेल है उनके बीच में बराबरी की हिस्सेदारी हो गई। तो इसमें जो सबसे बड़ा पर्सन होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसे कर्ता कहा जाता है, क्योंकि वो सारे बिजनेस को हैंडल वही करता है। और अगर कोई इंसान इस फैमिली के अंदर में जन्म लेता है तो वो ऑटोमेटिकली इस बिज़नेस का पार्टनर बन जाता है, चाहे वो फिर मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो इसमें अच्छी बात क्या है कि अगर कोई फीमेल है जो इस फैमिली में जिसने बर्थ लिया है और उसकी शादी हो जाती है, तो उसकी हिस्सेदारी उस बिज़नेस के अंदर में, अपने जो बिज़नेस है अपने पेरेंट्स का, उसके अंदर में अभी भी बनी होगी और वो कभी भी अपनी हिस्सेदारी मांग सकती है। तो इसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेशन, तो जॉइंट हिंदू जो फैमिली बिजनेस है, ये लगभग इसके अंदर में 2 लोग होने चाहिए, और जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी कि जो पुराना बिजनेस चल रहा है उस बिज़नेस के ऊपर उनकी बराबर की हिस्सेदारी होती है। और किसी भी तरीके का इसमें मेंबर्स को हम बाहर से ले नहीं सकते हैं, क्योंकि जो मेंबर होते हैं वो फैमिली के अंदर के ही मेंबर होते हैं। और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग गवर्नड होता है, यानी कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप था, उसको करने के लिए किसी भी तरह का हमें एक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन इसके लिए हमें एक्ट को पढ़ना पड़ेगा और एक्ट के रूल्स रेगुलेशन को ही फॉलो करना पड़ेगा, जो 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट में लिखे हुए हैं। और बात करते हैं इसकी लायबिलिटी के बारे में। तो जो कर्ता होता है, कर्ता की लायबिलिटी इसमें अनलिमिटेड होती है, बाकी किसी भी मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। सिर्फ जो कर्ता होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। फिर आता है कंट्रोल। कंट्रोल भी इसमें क्या होता है कि कर्ता का ही पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि कर्ता हेड होता है और जैसा कर्ता कहता है, हेड ऑफ द फैमिली कहता है, वैसे ही सबको फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो कर्ता का डिसीजन सही हो चाहे सही ना हो, लेकिन सबको वो डिसीजन मानना ही मानना पड़ता है। फिर आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है कि जैसे कर्ता मर जाता है, कर्ता को कुछ हो जाता है, तो नेक्स्ट जो हेड, जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होगा वो उसका कर्ता बन जाता है ऑटोमेटिकली, तो इसकी कंटिन्यूटी रुकती नहीं है। फिर आता है माइनर मेंबर। माइनर मेंबर का मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि जो बच्चा जन्म ले रहा है इस फैमिली के अंदर में, वो ऑटोमेटिकली उसका जो मेंबर है उस बिज़नेस का वो बन जाता है, तो इसमें माइनर मेंबर्स भी होते हैं। तो फिर बात करते हैं इसके अंदर में मेरिट्स और लिमिटेशन की। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं एक बार मेरिट्स के बारे में। तो इफ़ेक्टिव कंट्रोल, तो जो करता होता है, क्योंकि डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी होती है सिर्फ उसी के पास होती है, तो जो कंट्रोल होता है काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, यानी कि उसे हर मेंबर से पूछना नहीं पड़ता है, और जो भी डिसीजन होता है वो तुरंत उसको ले लेता है। अगर उसके पास अच्छी नॉलेज होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका डिसीजन अच्छा होगा,
और वो बिज़नेस को हमेशा प्रॉफिट ही दिलाएगा। तो कंट्रोल जो होता है काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। कर्ता जो होता है किसी से पूछना नहीं पड़ता उसे, वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करता है, जैसा उसको सही लगता है वो वैसा डिसीजन लेता है। तो क्विकली डिसीजन इसके अंदर में होते हैं। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, तो कर्ता के चले जाने के बाद भी नेक्स्ट कर्ता दोबारा बन जाता है, फिर नेक्स्ट कर्ता बन जाता है। इस तरीके से बिजनेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, तो जो भी मेंबर्स होते हैं तो वो मेंबर्स जो होते हैं इनको को पेरेंसर्स भी कहा जाता है। तो ये जो मेंबर्स होते हैं उस फैमिली के अंदर में, ये मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सिर्फ कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, क्योंकि ये सब एक ही फैमिली से रिलेट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक दूसरे के ऊपर इनको भरोसा होगा और एक साथ मिल के लोग क्या है काम को करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सब कर्ता का सपोर्ट करते हैं और कर्ता का सपोर्ट करना भी चाहिए। तो इस तरीके से जो ये सब क्या है इसके मेरिट्स हैं। फिर आता है लिमिटेशन। लिमिटेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे जो पहला लिमिटेशन है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है कि वो इस तरह की जो लिमिटेड रिसोर्सेज वाली प्रॉब्लम है उसको फेस करता है। जिस तरीके से सोल पार्टनरशिप के अंदर में था कि वो अकेला इंसान होता है, वो इतनी कैपिटल को इकट्ठा नहीं कर सकता है, इसीलिए उसके पास क्या होती है कि कैपिटल की लिमिटेशन होती है, यानी रिसोर्सेज की लिमिटेशन होती है। यहाँ पर भी रिसोर्सेज की लिमिटेशन होती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, क्योंकि वो उन लोग का जो बिज़नेस होता है एंसेस्ट्रल टाइम से चल रहा होता है। तो जो उनके पूर्वज लोग छोड़ के गए थे उतना ही उनके पास होता है, उससे ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए उन्हें फिर बोरो करना पड़ता है, उन्हें फिर आगे लोगों से पैसा मांगना पड़ता है और ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। तो ये इसका एक लिमिटेशन है कि जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर ये बिज़नेस कोई पैसा उधार मांगता है बाहर से तो कर्ता ही ऐसा इंसान होगा जो उस पैसे को वापस करेगा। बाकी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर किसी भी तरह का बर्डन नहीं है इस उधार लिए हुए पैसे का। कर्ता ने लिया है और कर्ता ही वापस करेगा। अगर कर्ता वापस नहीं करता है तो फिर कर्ता को अपनी जितनी भी उसकी कैपिटल है, जितना भी उसका हिस्सा है, वो सब देना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। फिर आता है डोमिनेंस ऑफ कर्ता, यानी कर्ता जो होता है यहाँ पे डिक्टेटरशिप वाला काम करता है। कर्ता कहता है ऐसा होगा तो ऐसा करना पड़ेगा, सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स को मानना पड़ता है। तो उसको कहते हैं डोमिनेंस, यानी कि उसने अपना एक वहाँ पे एक अपना एक ऐसा चीज़ बना रखी है कि वो जो कहता है वो चीज़ सबको माननी पड़ती है। फिर आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अब करता है ओल्ड मेंबर है तो हो सकता है नॉलेज हो या हो सकता है ना भी हो। तो जो मैनेजरियल स्किल्स हैं, यानी कि जैसे सोल पार्टनरशिप में भी हर इंसान को सभी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, उसी तरह कर्ता को भी सभी चीज़ की नॉलेज नहीं हो सकती है और इसीलिए इसमें कहा जाता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। तो इतनी सारी चीज़ें जो है हमने बात करी आज सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे के जो भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी और अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।